स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 3, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक। तो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैट्रिसेस। एक्चुअल में ये क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। तो यहाँ पे हम मैट्रिसेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है और इसको लिखते कैसे हैं, इसकी नोटेशन क्या है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स एलजेब्रा। एलजेब्रा मैथ्स में मीनिंग क्या होता है एलजेब्रा का। एलजेब्रा किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स एलजेब्रा के बारे में। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में थोड़ा ये बता देती हूँ कि जो मैट्रिक्स है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो आज मैं बताती हूँ कि मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। मैट्रिक्स का यूज़ कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में और साइंस में भी कहीं कहीं मैट्रिक्स का यूज़ होता है। लेकिन इससे भी ज़रूरी क्या है, जो ये मैट्रिक्स है हमारा, ये काफ़ी वाइड एरिया है, काफ़ी वाइड एरिया है और इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, एक्सटेंडेड फॉर्म में ये दिया गया है। मैट्रिक्स का हम मैथ्स में कहाँ यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब तो यही हो गया कि जहाँ पे क्या होती है, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम, कि ये चीज़ एक सिस्टम से चल रही है। लीनियर इक्वेशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन का जो भी सिस्टम होगा उसको सोल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल एक इजी मेथड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 4x + 5y = 7, 3x + 2y = 3। अब ये आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किन्हें कहते हैं, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, 1 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब ये कितने वेरिएबल में है, यहाँ पे जो मैंने ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, ये 2 वेरिएबल में है, x एंड y। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कितने भी वेरिएबल में हो सकती है, 4 वेरिएबल में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, 6 वेरिएबल में भी हो सकती है, और एक साथ ये कितनी भी इक्वेशन हमारे पास हो सकती है, 3, 4, 5। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो बहुत ही इजी मेथड से अब 10th क्लास का कंसेप्ट लगा के सोल्व कर सकते हो और आप x और y की वैल्यू मुझे निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं अब ऐसे दे दूँ 4x + 5y + 6z = 1, 3x + 2y + 5z = 2, x + y + z = 4। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये तीनों लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है। तो मैंने जैसे आपको बताया है 3 वेरिएबल से भी ज़्यादा कितने भी वेरिएबल में ये इक्वेशंस हो सकती है। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि x, y और z की आप क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो, आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, अगर यही इक्वेशन मैं आपको 5 वेरिएबल में दे दूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको निकालना, और वो प्रोसीजर लेंथी भी हो जाएगा। तो इसको इजी बनाया गया, x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक ऐसा मेथड फाइंड आउट किया जो बिल्कुल इजी है और बहुत ही कम टाइम में ये इसको सोल्व कर सकता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स काफ़ी इजी कंसेप्ट है आपका,
पूरे सिलेबस में आपका जो ये थर्ड चैप्टर है वो सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर आता है आपका डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट आप तभी कर सकते हो स्टूडेंट जब आपको मैट्रिक्स की अच्छे से नॉलेज होगी और मैट्रिक्स को आप अच्छे से कर सकते हो, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा डेटरमिनेंट वो कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज ए rectangular अरेंजमेंट या फिर रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। एरे का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर कैसे होंगे इसमें? रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर कैसे होंगे? रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन यानी कि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट हम किसकी कर रहे हैं? हम वो अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स के। वो नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और किसकी अरेंजमेंट होगी? फंक्शन की। तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है और उसकी पहचान क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपने अल्फाबेट लेटर्स पढ़े हैं A to Z, तो वो जो कैपिटल लेटर्स होंगे उन लेटर्स से हम इसको डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स के लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाली ब्रैकेट। वैसे इस ब्रैकेट को हम बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ नंबर्स लिखने जा रही हूँ, रियल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर्स में देना है। ब्रैकेट आपकी सिर्फ और सिर्फ यही वाली लगेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेक्टेंगल अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं। आप इसको ध्यान से देखना, जो मैंने ये 6 नंबर लिखे, क्या मैं इन 6 नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 1 to 6 मुझे नंबर्स लिख के दिखाइए कॉपी पे, तो क्या आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6? गलत भाई, कोई नंबर मैंने कहीं कहीं लिख दिया तो ये तरीका ही गलत है। हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक अरेंज करके उनको लिखते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट होती है, तो आपको दिखाई भी दे रही है ये अरेंजमेंट कैसी है? लाइक रेक्टेंगुलर। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे ये अरेंजमेंट हमने कैसे की है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की है। किसकी? नंबर्स की। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आपको दिखाई भी यहाँ पे दे रहा है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, हमारा जो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेस है। हॉरिजॉन्टल प्लेस को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। तो एक रोज हमारी ये है, एक रो हमारी ये है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी रो है? रो 1 और रो 2। अब जो हमारा ये वर्टिकल प्लेस होता है, ये वाला जो हमारा वर्टिकल प्लेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम। C1 C2 C3, यानी कि C का मतलब क्या है? कॉलम्स। आप इसके एग्जाम्पल मैट्रिक्स के डेली यूज में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको सबसे पहले क्या करवाई जाती है? प्रेयर करवाई जाती है। उस प्रेयर में आपने ध्यान दिया कि जो आप स्टूडेंट हो, आप सब कैसे हैं? बच्चे कैसे खड़े होते हैं? रो और कॉलम में खड़े होते हैं। जो लाइनें हमारी बनी होती है ना, जैसे सोल्जर भी क्या करते हैं? परेड करते हैं। वो परेड जो हमारी होती है वो भी रो और कॉलम्स में की जाती है। तो ये हम देख सकते हैं हमारी डेली यूज में मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो स्कूल की जो हम प्रेयर करते हैं वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बच्चे कैसे खड़े होंगे? जो लाइनें बनाएंगे, ध्यान से देखना, वो रो और कॉलम में बनाई जाती है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेस को क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल प्लेस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो रो को कैसे डिफाइन करते हैं हम? R1 से।
रो 2 को कैसे डिफाइन करेंगे, R2 से। अगर रो 3 होती है तो कैसे डिफाइन करते हैं, R3 से। ऐसे ही कॉलम को किससे डिफाइन करेंगे, C1, C2 और C3। अब इसके अंदर ये जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और एंट्रीज भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज। लेकिन जो ये वाला वर्ड है एंट्रीज, ये आपका बहुत ही कम यूज होता है। हम ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए कि जब मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया तो हर बार हम रो और कॉलम नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना हमें R1, R2, C1, C2, C3। जस्ट अगर मैं मैट्रिक्स कोई लिखती हूँ तो वो मैट्रिक्स में ऐसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6। ये हमें नॉलेज में रखना है कि कितनी तो रो है और कितनी इसमें कॉलम है, ये सिर्फ हमें नॉलेज में रखना है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ ऐड करने वाली हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इनकी भी नोटेशन होती है, एनसीईआरटी बुक की अपनी एक नोटेशन होती है जो नोटेशन फिक्स होती है। तो वो नोटेशन क्या है, नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं, m, यानी कि रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप m और n की जगह कोई भी नाम दे सकते हो, p, q, r, s, s, t, a, b, लेकिन ये मैंने फिक्स नोटेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताई है जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि आप जितना भी सिलेबस पढ़ोगे या जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे के सारे इसी नोटेशन पे बेस्ड है। लेकिन अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहो कि m को आप कुछ और लिखना चाहो, n को आप कुछ और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में एक कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम बाद में। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि मैम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कॉलम को भी पहले लिख सकते हैं, रो को बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे हम नहीं कर सकते, इसके अपने कुछ रूल होते हैं मैट्रिक्स के। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। सबसे पहले रो आएंगी, बाद में क्या लिखा जाएगा, कॉलम। आप रो को ही पहले लिखोगे, कॉलम को पहले नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैंने अभी बताया m किसको रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को। तो इसके अंदर रो कितनी है हमारी, R1 और R2, यानी कि इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी रो है, 2 रो है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यानी कि नंबर ऑफ रो। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितनी है, 1 2 और 3, तो हमारी कॉलम कितनी है, 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं कि उसमें कितनी तो रो है और उसमें कितनी कॉलम है। अब ये लिखा कहाँ पे जाता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो लिखा कहाँ पे जाता है, वो जो ऑर्डर होगा आपका मैट्रिक्स का वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स में ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाएगा, आप जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रही हूँ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 2 3, तो रो लिखो यहाँ पे, कॉलम कितनी है, 1 और 2। इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 2। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं,
1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, यहाँ पे भी 2 रो है, कॉलम कितनी है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। लेकिन यहाँ पे जो हम ये ऑर्डर लिखते हैं ये हमेशा आपको लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो, अगर आप इसको मेंशन नहीं करना चाहते हो, जैसे मैंने वो मैट्रिक्स लिखा है ये वाला, तो इसमें मैंने कहीं भी ऑर्डर को मेंशन नहीं किया है, तो ऑर्डर को मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं लिखते हो तभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तभी मेंशन होता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है या इसके बारे में हमसे पूछा जाता है, या हमें कोई मैट्रिक्स बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, या हमें कोई मैट्रिक्स बनाना होता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, तब हम ऑर्डर का यूज करते हैं और इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑर्डर लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तभी भी दिक्कत नहीं है, हर बार इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी भी रो है पहले वो रो लिखी जाएंगी, जितनी भी कॉलम है फिर हम उन कॉलम्स को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं और क्या लिखते हैं, फंक्शन। एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपने ध्यान से देखा कि जब मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी, मैट्रिक्स की क्या लिखी, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, तो इस डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा कि नंबर्स लिखे। वो नंबर्स मैंने दोनों ही तरह के लिखे, रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी, और मैंने साथ में क्या लिखा, फंक्शन भी लिखा। रियल नंबर्स आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स यानी कि सच में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नंबर जो सच में होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, हमने पढ़ा है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप 11th में पढ़ चुके हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, आयोटा वाले होते हैं ना, आयोटा वाले, जो नंबर क्या होते हैं, आयोटा की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा या 4 आयोटा। तो जो आप सिलेबस कर रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो स्टूडेंट या हरियाणा बोर्ड के, एचबीएसई बोर्ड के, आपके जो सिलेबस में नंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगे, ओनली रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली रियल नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स क्या है, बहुत वाइड एरिया है, वहाँ पे हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, काफ़ी कंसेप्ट आ जाता है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम ये यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं 12th क्लास तक। हम सिर्फ नंबर्स पढ़ते हैं, तो रियल नंबर पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। साथ में फंक्शन भी कैसा होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे, ओनली रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है, अगर मैं बात करती हूँ साइन थीटा की, ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैंने बात की साइन थीटा की, अब ये रियल वैल्यू फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू मैं क्या रखूँ, यहाँ पे 30 डिग्री रखूँ, तो साइन 30 आपको पता है क्या वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूँ साइन 45 तो आपको पता है क्या वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूँ साइन 22 डिग्री, हालांकि हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते साइन 22 डिग्री कितना है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये जितने भी फंक्शन थे यानी कि साइन पे बेस्ड, यहाँ पे ध्यान दो आप कि यहाँ पे मैंने एंगल को चेंज किया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 22 डिग्री, तो ये जितने भी नंबर थे 30, 45 और 22 डिग्री, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, तो फंक्शन भी कैसा होगा, रियल वैल्यू पे बेस्ड होगा। तो इसका मतलब हम जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो सिर्फ रियल नंबर पर और रियल फंक्शन पर हम उसको रीड करेंगे। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपना एक एड्रेस होता है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स कंसीडर कर रही हूँ ए। अब यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स एक कंसीडर किया, आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 3 है, कॉलम कितनी है, 1 2 और 3, कॉलम भी कितनी है, 3 है। तो ये तो हो गया इसका ऑर्डर। हालांकि अभी मुझे इसके ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पर एक बार मैंने आपको बता दिया है कि लिखते कैसे हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, उन सब एलिमेंट्स का क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ ऑल एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अपना अपना एड्रेस होता है। आपका भी कोई एड्रेस होगा, कहीं तो रहते हो आप भी, तो ऐसे ही इनका भी एड्रेस है। अब यहाँ पे हम एड्रेस की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ पे है, फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे लाई करता है। यानी कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये पहली रो में है और पहली कॉलम में है। ये जो मैंने 1 1 लिखा है ना यहाँ पे, ये 1 1 किसको डिनोट करता है, फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, और सेकंड एलिमेंट डिनोट करता है कॉलम को। तो यानी कि फर्स्ट का मतलब क्या है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम पे है, तो मैं इसका एड्रेस क्या दूंगी, ये फर्स्ट रो में है बट सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन सी है, थर्ड, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 1 3। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये किस रो में है, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम पे है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमने क्या बता दिए, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब का हमने क्या बता दिया, एड्रेस हमने अभी बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ए मैट्रिक्स से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अगर मुझे बताना हो कि A22 मैट्रिक्स क्या है, A22 एलिमेंट क्या है ए मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ से ये देखो, इसको क्या कहते हैं, रो, पहले एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होगा वही इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो A22 मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, ये वाला, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 5, तो A22 की वैल्यू क्या होगी, 5। अब अगर मैं बात करती हूँ A13 एलिमेंट क्या होगा, तो A13 एलिमेंट में आप देखो कि 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, A13 की वैल्यू क्या आएगी, 3। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ A32 मैट्रिक्स, A32 एलिमेंट की, तो अब A32 एलिमेंट कौन सा होगा, A32 एलिमेंट 3 थर्ड रो यानी कि ये वाली रो, सेकंड कॉलम ये वाली कॉलम, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8। यहाँ पे हम एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पूछ सकते हैं, उसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो 7 एलिमेंट है, क्वेश्चन में आप अगर बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हो ना, तो एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हमने ये वाले क्वेश्चन तो किए हैं एक्सरसाइज में, पहला ही क्वेश्चन आपका, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ
भाई वैसा तो कभी नहीं पूछा, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, वो सब कुछ इसी में से ही होता है। पर ध्यान देने की बात है कि आप उसको कितना समझते हो, कितना उसकी नॉलेज लेते हो। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जो 7 नंबर है उस मैट्रिक्स के अंदर उसका एड्रेस क्या है, यानी कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, तो ये देखो 7 यहाँ पे है, ये किस रो में है, ये किस रो में है, ये तीसरी रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, A31। अगर आपको ये सोल्व करने आ गए ना तो आप बता सकते हो कि इसका एड्रेस क्या है, देख के बता सकते हो, क्योंकि आपको देख के ही बताना है, हमें कुछ इमेजिन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का हमने क्या पढ़ा, एड्रेस हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसमें मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, तो उसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो काफ़ी यूज होने वाला है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब ये है कि जो अभी मैंने आपको मैट्रिक्स लिखा ना, जिसके मैंने आपको एड्रेस बताए सभी एलिमेंट के, उसी मैट्रिक्स को, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं कितने एलिमेंट लिख सकती हूँ एक मैट्रिक्स के अंदर, और अगर मैं इनफाइनाइट उनको लिखती हूँ तो मैं उनको कैसे लिखूँगी, कि एलिमेंट को कैसे तो हम लिखते हैं, कहाँ तक लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स। अब जो ये ए मैट्रिक्स है, मुझे नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, m। हमें नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मैंने कंसीडर किया है कि इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, m। अब हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम कितनी होगी, तो यहाँ पे भी मैं कंसीडर कर रही हूँ कि कॉलम भी कितनी है, n। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, m, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, n। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, एलिमेंट। जनरल में रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं लेंगे, नंबर नहीं लेंगे 1 2 3 4, हम यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जनरल नोटेशन। तो मैं स्टार्ट किससे करूँगी, ये जो पहला एलिमेंट होता है ये क्या होगा, A11, दूसरा क्या होता है A12, A13, लास्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कितनी है, n। लास्ट कॉलम है ना ये, लास्ट कॉलम, तो टोटल कॉलम कितनी है, n। तो मैं रो तो फर्स्ट ही है और क्या लिखूंगी, कॉलम कितनी है, n। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 1n। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ A21, A22, A23, लास्ट में मैं क्या लिखूंगी, A2n, क्योंकि रो कौन सी है, सेकंड, लेकिन कॉलम कौन सी है, n, लास्ट कॉलम है ना। फिर मैं लिखती हूँ A31, A32, A33, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, A3n। रो कितनी है, रो कौन सी है, तीसरी रो है, बट कॉलम कौन सी है, n। अब मैं बिल्कुल लास्ट वाली लिखती हूँ, बिल्कुल लास्ट वाली रो। तो लास्ट वाली रो में कितने एलिमेंट है, कौन सी है लास्ट वाली रो, m। तो मैं क्या लिखूंगी, AM, AM2, AM3, क्योंकि कॉलम तो चेंज हो रही है ना 1 2 3, लेकिन रो कौन सी है, mth रो है। अब यहाँ पे लास्ट में मैं क्या लिखूंगी, AMN। तो ये मैंने लिखे सारे के सारे एलिमेंट। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ith रो के एलिमेंट लिख के दिखाओ, किसके, ith रो के, तो ith रो का मतलब क्या है, मैंने ये बोला ith रो। ith रो का मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी रो की बात कर सकती हूँ, क्योंकि कितनी भी रो हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी है, कोई भी रो हो सकती है, 10 20 30 5th 6th 7th। तो ith रो का मतलब है एनी रो, वो कहीं भी हो सकती है। तो मैं मान लेती हूँ कि वो ith रो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो मैं कैसे लिखूंगी, AI1, AI2, AI3 अप टू AIN। इसका मतलब क्या है, ith रो, एनी रो,
कि कोई भी हो सकती है बीच में, 3 के बाद पता नहीं कौन सी रो है, कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझे इनके बीच में डिस्टेंस नहीं पता कितना है। अब अगर मैं बात करूं jth कॉलम के बारे में बात करूं तो jth कॉलम का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, jth कॉलम का भी मतलब क्या है कि कोई भी कॉलम, यहाँ पे कोई भी कॉलम, मैं किसी भी कॉलम की बात कर रही हूँ, तो jth कॉलम मैं मान के चलती हूँ वो यहाँ पे है, तो मैं कैसे लिखूंगी aj1, aj2, aj3, aj4, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सॉरी a1j, a2j, a3j, और यहाँ पे क्या लिखूंगी aij, क्योंकि ये कौन सी रो चल रही थी हमारी, आई, कॉलम कौन सी थी, jth कॉलम, तो मैं इसको क्या लिखूंगी aij, a1j यानी कि फर्स्ट रो jth कॉलम, a2j सेकंड रो jth कॉलम, a3j थर्ड रो jth कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखूंगी ith रो और jth कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या आएगा मेरा aij। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है खुद मुझे भी नहीं पता। इन सभी नंबर्स के बीच में यानी कि रो और कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या बोला था ith रो और jth कॉलम। ith रो का मतलब एनी रो, jth कॉलम का मतलब एनी कॉलम, ith रो का मतलब एनी रो और jth का मतलब एनी कॉलम। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं आपको ये बोलूँ, इसमें तो मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स के अंदर कितने भी एलिमेंट हो तो उनको कैसे लिखते हैं, कहाँ तक लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस मैट्रिक्स की जो मैंने आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन दी, बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दो, एक लाइन में या एक वर्ड में इसको ख़त्म कर दो, तो इसकी नोटेशन एक वर्ड में क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको क्या लिखेंगे aij(m)। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स था जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या दी मैंने, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इस चीज को मैंने एक ही लाइन में एक ही वर्ड में खत्म कर दिया, तो इसका मतलब और इसका मतलब बोथ आर द सेम थिंग, दोनों क्या है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब भी और इसका मतलब भी क्या है, सेम है, दोनों ही बोथ आर द सेम थिंग, दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही मतलब देती है और एक ही बात बोलती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई का मतलब क्या है, आई स्टैंड फॉर ith रो, आई स्टैंड फॉर ith रो, जे स्टैंड फॉर jth कॉलम, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। तो इस चीज को मैंने एक लाइन में एक वर्ड में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ith रो एंड jth कॉलम। इस पे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का यूज हम डाटा को फॉर्मुलेट करने के लिए भी करते हैं, मैट्रिक्स का यूज हम कोई भी डाटा है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हालांकि हमें अभी ये करना नहीं है, मैं फिर भी बता देती हूँ। मान लो कि कोई क्वाड्रिलेटर है, कोई एनी क्वाड्रिलेटर है, उसके वर्टेक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई क्वाड्रिलेटर है और इस क्वाड्रिलेटर के फोर्थ वर्टेक्स हमें गिवन है। अब अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और इसको सोल्व भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने जा रही हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 5 7, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और 2 4 6 8 ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड एलिमेंट को। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8। इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 2 रो 4 कॉलम। यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3 4, 4 रो और 2 कॉलम। अब जैसे कि ऐसे आ जाए कि हमारे पास कितनी फैक्ट्री है? 2 फैक्ट्री है, फर्स्ट और सेकंड। ये क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर वर्कर है मैन वीमेन। अब मैन और वीमेन है, यहाँ पे वर्कर की आपको नंबर्स दिए गए हैं कि मैन कितने हैं? 40, वीमेन कितनी है? 25। सेकंड फैक्ट्री में मैन कितने हैं? 10, वीमेन कितने हैं? 35। आप इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे? 40 25 10 35। तो हम डाटा को फॉर्मुलेट करने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका जो 3rd चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 3.1। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके आप 1 to 4 क्वेश्चन आज सोल्व कर सकते हो। आज मैं उन्हीं पे बेसिस आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रही हूँ। आप घर पे जरूर ट्राई करना, वो 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। कल से हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। यहाँ पे ये देखिए, अभी जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स था उसमें मैंने क्या बताया कि क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हालांकि क्या है? हमारा ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर मैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ। जैसे कि मैं अगर इसी मैट्रिक्स की बात करूँ, उसमें रो कितनी है? 2, उसमें कॉलम कितनी है? 4। मल्टीप्लाई करने में क्या मिला मुझे? 8। तो जो ये रिजल्ट मुझे मिला ना 8 मल्टीप्लाई करने पर, ये 8 हमें क्या बताता है? उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट। यानी कि इस मैट्रिक्स के अगर आपको टोटल एलिमेंट बताने हैं तो हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, वो मैट्रिक्स नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई करके आप उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट भी बता सकते हो। तो हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसके हमें एलिमेंट पता चल जाएंगे कि उसके अंदर टोटल एलिमेंट आपके कितने हैं। तो आप चेक कर सकते हो, 8 है तो 8 ही एलिमेंट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, 4 2 जा कितना आएगा? 8। तो चेक कर सकते हो इस मैट्रिक्स में भी टोटल एलिमेंट कितने हैं? 8 है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रो है और 2 कॉलम। अब इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 2 क्रॉस 2 कितना होगा? 4, 2 2 जा 4। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर? 4 है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर है। टोटल एलिमेंट की बात करें कौन कौन से हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की आप बताने हैं, टोटल एलिमेंट बताने हैं, तो आपको अगर उस मैट्रिक्स का क्या पता है? ऑर्डर पता है। तो ऑर्डर की अगर हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? अगर आपको एड्रेस बताना है किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की एड्रेस की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप बता सकते हो A22। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं A22 की सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रही, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 एलिमेंट आएगा। तो A22 की वैल्यू मैं बता सकती हूँ क्या होगी? 4 होगी। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा जाएगा? इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 8, तो वो कहेगा
व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपसे वो क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर, अब आपको वो क्या दे रहा है, सिर्फ टोटल एलिमेंट दे रहा है और कुछ भी नहीं दिया, ना ही कोई और जानकारी आपको दी है, तो वो क्या कह रहा है, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर वो सिर्फ आपको क्या देता है, टोटल एलिमेंट अगर आपको देता है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ऑर्डर मतलब ये नहीं कि हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, तो उसको बताने का तरीका क्या है। यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट की ये बात करें ना, टोटल एलिमेंट कितने दिए, 8। तो एक काम करना, उस 8 एलिमेंट के जितने भी टोटल एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के आप पॉसिबल क्या बनाओगे, फैक्टर बनाओगे, पॉसिबल ऑर्डर बनाओगे। जैसे क्या मैं 8 को ये लिख सकती हूँ 1 × 8, क्या मैं ये लिख सकती हूँ 4 × 2, क्या मैं लिख सकती हूँ 2 × 4, या आप और कुछ लिख सकते हो। एक 30 सेकेंड आप सोचिए, क्या आप और कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 8 के हमने पॉसिबल ऑर्डर बना दिए ना 8 के। 8 और किसी से डिवाइड नहीं होता, आप चेक कर सकते हो, अगर होता है तो आप लिख लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो। तो 1 × 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 8, उसके पॉसिबल ऑर्डर है। मतलब पता है वो आपसे क्या पूछ रहा है, या आप उसको क्या बता रहे हो कि जिस मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है, उस मैट्रिक्स को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें एक रो होगी और कॉलम कितनी होगी, 8। जैसे मैं अभी लिख के दिखा रही हूँ आपको। अगर मैं पहले वाला ऑर्डर लिखूं 1 × 8, तो मैं लिख सकती हूँ, रो कितनी है, इसके अंदर एक ही रो है, तो मैं कैसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप चेक कर लो, रो तो 1 है बट कॉलम कितनी है, 8 है। तो एक ऑर्डर ये हो गया। ऑर्डर का मतलब उस मैट्रिक्स को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने तरीके से। तो अब दूसरा क्या है, जिसमें 4 तो रो है, कॉलम कितनी है, 2 है। तो ये वाला ना, जरा जिसका एग्जाम्पल अभी दिया था, कितनी रो है, 4, कॉलम कितनी है, 2। तीसरा आपके पास क्या है, 2 × 4, जिसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितनी है, 4। तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ये वाला दिया है। आप चेक कर सकते हो, इसमें रो कितनी है, 2, और कॉलम कितनी है इसके अंदर, 4। तो ये क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया है। अगर आपको मान लो एक एग्जांपल मैं और देती हूँ इसके अंदर, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट 15 है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट आपके कितने हैं, 15 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो कैसे बनाने हैं, कैसे बताने हैं, इसके क्या बनाएंगे आप, फैक्टर्स। 1 × 15, और क्या बन सकते हैं 3 × 5 और 5 × 3। पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो मैं यही बना सकती हूँ और मैं इसके फैक्टर नहीं बना सकती। तो यानी कि जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 15, तो उस मैट्रिक्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, जिसमें एक रो हो 15 एलिमेंट, 3 रो हो 5 कॉलम, 5 रो है और 3 कॉलम है। तो ये क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर बता सकते हैं अगर हमें उसके क्या दिए जाए, टोटल एलिमेंट हमारे पास है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, अब हम वो करते हैं। वो क्वेश्चन में क्या है, उसमें आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि अब आपको मैट्रिक्स बनाना है। अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन आपका क्या आ जाए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 × 2 हो। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 × 2 हो। उसका जो एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स कैसा होगा, इज गिवन बाय A I J = I + 2J। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर
आपको कोई भी मैट्रिक्स बनाना हो वो उसको आपका ऑर्डर जरूर देगा कि वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें बोल रहा है। साथ में वो ये भी देगा कि वो मैट्रिक्स किस टाइप का है। मैंने अभी आपको इसलिए बताया था ए आई जे का मतलब क्या है। अगर मैं आपको ये नहीं बताती ना कि ए आई जे कहाँ से आया तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली रट्टा मारते हैं कि ए आई जे कुछ होगा। अब आपको पता चल गया है कि ए आई जे भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आई स्टैंड होता है ith रो, जे स्टैंड होता है jth कॉलम के लिए। तो ए आई जे को मैं ये लिख रही हूँ, मैंने लेट किया है कोई भी मैट्रिक्स आई प्लस 2j कि मेरा जो भी मैट्रिक्स है वो ये है आई प्लस 2j। अब मुझे ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना है, 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे इसमें, मैं इसका वर्किंग रूल आपको बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आप क्या बनाओगे मैट्रिक्स। अब मुझे एलिमेंट तो पता नहीं कि मैं एलिमेंट क्या लिखूं, तो हम जनरल नोटेशन लिखते हैं। अब जिसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, उसमें 4 आएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ A11 A12 A21 A22। चेक कर सकते हो आप कितनी रो है, 2, कॉलम कितनी है, 2। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे A11 A12 A21 और A22 की क्या निकालनी है, जस्ट वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू निकाल के मुझे यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा कि ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस 2j। अब आपको पता है आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। तो मुझे अगर A11 की वैल्यू निकालनी है तो ये किसकी वैल्यू होती है, आई, और ये किसकी वैल्यू होती है, जे। ये किसकी वैल्यू होती है, आई, ये किसकी वैल्यू होती है, जे। तो मैं यहाँ पे आई की जगह क्या लिखूंगी, 1, और जे की जगह क्या लिखूंगी, 1। तो मुझे वैल्यू मिल गई 1 प्लस 2 कितना होता है, 3। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, 3। ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, A12 की। तो अब मैं I की वैल्यू क्या रखूंगी, 1, और J की वैल्यू क्या रखूंगी, 2। तो इसके अंदर I की वैल्यू क्या रखूँ, 1, और J की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2। तो अगर अब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 जा 4, तो ये क्या आएगा, 5। ऐसे ही अगर अब मैं निकालती हूँ A21 की वैल्यू, तो क्या है, A21 की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, और J की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 1। तो I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू क्या है, 1, हमें इसके अंदर रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A22 की। तो A22 की निकालनी है तो फिर से I की जगह क्या रखेंगे, 2, और J की जगह हम क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 4 यानी कि क्या बन गया, 6। तो हमें जितने भी एलिमेंट थे उन सब की अब हमें क्या मिल गई, वैल्यू। तो अपने अपने प्लेस पे उन सब की वैल्यू अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमें रिजल्ट में हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। A11 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, 3। A12 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 5। A21 की वैल्यू 4 और A22 की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 6। तो ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमें चाहिए था ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो हम ऐसे किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है उसका, एक तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए और साथ में हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ, मॉडुलस लगा देती हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में जो ये क्वेश्चन है उसके पार्ट है 3 से 4, उसके अंदर मॉडुलस वाले भी क्वेश्चन है। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इस वैल्यू को सोल्व करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए, मान लीजिए अंदर मेरा ये जो वैल्यू है इसको अंदर वाली को सोल्व करने पर कितना आ जाता है, -3। तो अगर मैं इस मॉडुलस को अब हटाती हूँ, ओपन करती हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये -3 क्या बन जाएगा, +3। यानी कि ये हमें नेगेटिव वैल्यू भी क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है इसके अंदर, मान लो +3 आती है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, +3 को 3,
पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये मैट्रिक्स बोलता है कि कितने ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का है, तो 2x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो कितने एलिमेंट देगा हमें, 6 एलिमेंट देगा। कितनी रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। तो हम कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो आप चेक कर सकते हो कितनी रो है, 2, कॉलम कितनी है, 3, एलिमेंट भी कितने हैं, 6। फिर ये हमें क्या देगा, Aij, अगर ये क्या देता है i प्लस जे मॉड्यूलस, तो हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम A11 की निकालेंगे, i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ पे सभी एलिमेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। आपको हर वीडियो में कम से कम एक नोट मैं आपको दूंगी। वो नोट क्या है, यहाँ पे देखिए, नोट बहुत ज़रूरी होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो नोट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको कभी कभी, हो सकता है मैं डेली भी दूँ, हो सकता है मैं कभी कभी दूँ, जो मैं नोट दूंगी ना उनको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है, उसको माइंड में रखना है। तो ये आज आपका एक नोट है जो मैं आपको क्या दे रही हूँ, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा ना आई और जे, एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आता है आई और जे को हम क्या बोलते हैं, तो इनका भी नाम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। इनको क्या बोलते हैं, सफिक्स। एक नंबर में आ जाता है कि हम इनको क्या बोलते हैं, सफिक्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बुक में हमें कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ पोर्शन हमें किसी बुक में मिलेगा, कुछ हमें किसी बुक में मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सभी बुक्स का जो मिश्रण है ना, कॉम्बिनेशन, वो सारा जोड़ तोड़ के आपको बताने वाली हूँ। आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी बुक में जो भी है वो मैं आपको अपनी हर वीडियो में आपको मैं बताऊँगी, और नोट भी मैं आपको बताऊँगी। उन नोट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आई और जे की वैल्यू क्या होती है, मतलब इनको क्या नाम देते हैं, सफिक्स। सफिक्स एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। कल मैं आपको कराऊंगी 3.1 एक्सरसाइज। हालांकि आप इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हालांकि मैं दोबारा भी कल बता दूंगी, एक बार आप ट्राई करके देखना। तो कल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।